हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स के चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। क्या है रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट? ये आप कई बार सुन चुके होंगे। इसमें कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं। अब आप जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन क्या है, उसका मैंने पूरा प्रोसेस भी बताया था कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो क्या होता है रजिस्ट्रेशन? तो आप सुनते होंगे कई बार कि वो क्या है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, यानी उसके पास लाइसेंस है। ड्रग लाइसेंस बनवाना ही क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक। ए पर्सन कैन बी रजिस्टर्ड इफ़ ही और शी कंप्लाइज फॉलोइंग कंडीशंस। ये कह रहे हैं कि एक आदमी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो सकता है अगर वो क्या ये इनमें से ये कंडीशन उसके अंदर पाई जाती हैं और रखता है। ठीक है, ये कंडीशन अगर वो रखता है, उसके पास हैं ये सारी कंडीशंस, तो वो क्या बन सकता है, एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन सकता है। तो क्या है, इफ़ ही इज़ 18 ईयर ओल्ड, अगर वो 18 साल का है तब, अगर 18 साल से कम है तब वो रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकता है। ऐसे ही हैज़ पास्ड एन अप्रूव्ड एग्जामिनेशन, उसने एक अप्रूव्ड क्या एग्जामिनेशन पास कर रखा हो, जैसे कि डी फार्मा हो गया, डी फार्मा पास कर लिया तो एक अप्रूव्ड एग्जामिनेशन, ऐसे बी फार्मा कर लिया। ठीक। और हैज़ क्वालिफिकेशन फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया एंड अप्रूव्ड बाय द PCI। और ये कह रहे हैं कि अगर मान लो वो इंडिया में कोई ऐसा कोर्स नहीं किया, लेकिन वो किसी बाहर कंट्री से करके आया है कोई भी कोर्स या कोई भी उसके पास क्वालिफिकेशन है, ठीक, और उसको PCI ने अप्रूवल दे रखा है, तो भी वो भी क्या है, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। तीसरा क्या है, इफ़ ही इज़ ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन अदर स्टेट, अगर वो किसी दूसरे स्टेट में पहले से क्या है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, यानी उसका नाम, उसका ड्रग लाइसेंस बना हुआ है उसके नाम से, तो अगर वो फिर दूसरे स्टेट में किसी स्टेट में जाके वो फार्मेसी का काम करना चाहता है, तो ये नहीं कि उसी वाले अपने लाइसेंस पे कर पाएगा, नहीं, बल्कि उसको दूसरे जिस स्टेट में जा रहा है उस स्टेट में जाके वहाँ पे फिर से एक लाइसेंस बनवाना पड़ता है। तो वही कह रहे हैं कि अगर वो किसी दूसरे स्टेट में पहले से क्या है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, तो दूसरे स्टेट में जाके वो क्या है, अप्लाई कर सकता है और रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। अब एक टॉपिक है इसमें जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑफेंसेज एंड पेनाल्टीज़, यानी ऑफेंसेज यानी क्या जुर्म हो सकते हैं, क्या गलतियां हो सकती हैं, और फिर उन गलतियों पे क्या जुर्माना होता है, तो ये इसमें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला क्या है, फॉल्सली मीन टू बी ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। ये कह रहे हैं कि झूठा, फॉल्स मतलब जानते हैं झूठा, तो यानी झूठ में क्या है, कोई आदमी ये दावा करे कि मैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ। इफ़ ए पर्सन हु इज़ नॉट ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एंड ही क्लेम्स टू बी ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट और यूज सच वर्ड्स विच सिग्निफाई, मतलब सिग्निफाई का मतलब जो बताते हों, जो शो करते हों, दैट ही इज़ ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, ही कैन बी पनिश्ड विद ए फाइन अप टू 500 रुपीज़। ये कह रहे हैं कोई आदमी ऐसा है जो कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं है, लेकिन वो दावा करता है कि मैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ, तो फिर उसको क्या है, 500 रुपये का जुर्माना लग सकता है। ठीक है। दूसरा क्या है, डिस्पेंसिंग ड्रग विदाउट रजिस्ट्रेशन। ये कह रहे हैं कि कोई आदमी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं है, अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, और फिर क्या है, वो ड्रग डिस्पेंस कर रहा है। तो इफ़ ए पर्सन इज नॉट रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एंड डिस्पेंसिंग प्रिस्क्राइब ड्रग्स, ही कुड बी पनिश्ड विद ए फाइन ऑफ 1000 रुपीज़ और इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ और विथ बोथ। क्या मतलब है, ये कह रहे हैं कि कोई आदमी रजिस्टर्ड नहीं है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं है, और वो क्या कर रहा है, ड्रग डिस्पेंसिंग कर रहा है। ड्रग क्या है, लोगों को मतलब अपना एक मेडिकल स्टोर खोल लिया, अपना फार्मेसी खोल लिया, और ड्रग क्या कर वहाँ से बेच रहा है वो, तो उस पर क्या है, जुर्माना लग सकता है कितना, 1000 रुपये का, या तो फिर उसको 6 महीने की क्या है, इम्प्रिजनमेंट यानी जेल हो सकती है, या तो फिर दोनों, यानी जेल भी होगी और 1000 रुपया जुर्माना भी देना पड़ेगा। और क्या है, एक पॉइंट और देख लीजिए, फेलियर टू सरेंडर द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्या मतलब है इसका, कि जो मान लीजिए किसी का रजिस्ट्रेशन क्या है, रिमूव्ड कर दिया, यानी ये कि समझ लीजिए किसी का नाम रजिस्टर्ड हो गया, लेकिन उसने कोई गलती की और फिर उसका नाम क्या रजिस्टर्ड से रिमूव्ड कर दिया, यानी उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया अगर किसी का, तो फिर अगर अब जब कैंसिल जब हो जाता है किसी का लाइसेंस, तब उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि अपना लाइसेंस ले आके वो सरेंडर कर दे, ठीक है, स्टेट जो फार्मेसी काउंसिल है उसके पास। लेकिन अगर वो नहीं करता है तो उसी के बारे में ये है। तो वही कह रहे हैं कि इफ़ समवन्स नेम हैज़ बिन रिमूव्ड, अगर किसी का नाम हटा दिया गया, काट दिया गया, कैंसिल कर दिया गया उसका रजिस्ट्रेशन, एंड ही हैज़ नॉट सरेंडर हिज सर्टिफिकेट टू दी रजिस्ट्रार,
और वो रजिस्ट्रार को अपना क्या सर्टिफिकेट लाके सरेंडर नहीं करता, देता नहीं है उसको, तो कह रहे हैं कि उसको किसी ख़ास रीज़न की वजह से, ये बीमार है, कहीं चला गया, रास्ता समझ गया, तो फिर कोई गाड़ी नहीं मिली, सवारी नहीं मिली, तो कोई रीज़न है तब तो कोई बात नहीं। अगर विदाउट रीज़न वो क्या सरेंडर नहीं कर रहा है तो कितना उसको 50 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है, कितना? 50 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा। अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या? फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015। ये क्या है? ये समझ लीजिए, इसके अंदर कोई फार्मेसी आदमी अपना चला रहा है, मेडिकल स्टोर चला रहा है, तो उसके लिए क्या क्या रूल रेगुलेशन हो सकते हैं जो पीसीआई ने तय किए हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर क्या हैं? मेंशन्ड हैं। वो सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन्ड है जो पीसीआई ने अपने गज़ट में 2015 का जो उन्होंने गज़ट तैयार किया, तो उसमें ये सारी चीज़ें उन्होंने अमेंडमेंट करके कुछ पुराना वाले को कुछ हटाया, कुछ इसमें जोड़ा। तो वो सब करने के बाद जो अभी चल रहा है फ़िलहाल, वो क्या है? 2015 वाला फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन है जो सबको मानना पड़ता है। और ये पीसीआई के वेबसाइट पे है, पड़ा हुआ है, काफ़ी लेंदी है और काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ हुए हैं। तो मैंने इसको क्या है, बहुत लंबा है, उसको मैंने शॉर्ट करने की कोशिश की है, और फिर उस शॉर्ट को जो उसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स है उसको मैंने ईजी करने की कोशिश की है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। एक चीज़ और, अब ये समझ लीजिए इसमें बहुत सारी बातें हैं, तो इनको चैप्टर वाइज उन्होंने बयान करने की, चैप्टर वाइज उसको बताने की कोशिश की है। तो हम लोग भी चैप्टर वाइज ही देखेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर है, उसमें देखिए क्या है, तो उसमें कुछ डेफिनेशंस जो यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में उन्होंने डिस्कशन किया है। तो एक जो यूज़ करते हैं वो एक्ट, मतलब हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 वाला, इसमें अगर कहीं पे एक्ट आता है तो उसका मतलब समझिए एक्ट कौन सा है, वो फार्मेसी एक्ट 1948 जो आप पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है। दूसरा इसमें डेफिनेशन क्या है? प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी। इसका क्या मतलब होता है? यानी फार्मेसी प्रैक्टिस आपने कई बार सुना होगा, तो उसका क्या डेफिनेशन उन्होंने बयान किया है। तो क्या है? प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी मीन्स, इसका मतलब होता है, अब देखिए कई सारे मतलब हैं इसमें, कई सारी चीज़ें हैं, तो उनको अलग अलग तरीके से क्या गया, पॉइंट आउट किया है। तो इनका इंटरप्रिटेशन, इवेल्युएशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेडिकल ऑर्डर्स, डिस्पेंसिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स ऑर्डर्स। क्या है कि इंटरप्रिटेशन यानी एक्सप्लेनेशन समझिए, जिसका मतलब होता है एक्सप्लेनेशन करना, यानी दवाओं के मुतालिक जो भी बातें हैं उसको एक्सप्लेन करना, वो भी इसमें आता है। और क्या होता है? दवाओं को इवेल्युएट करना। इवेल्युएट का मतलब जांच पड़ताल करना कि दवा की क्वालिटी कैसी है। और क्या है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेडिकल ऑर्डर्स। ये कह रहे हैं कि कोई ऑर्डर्स आ रहे हैं मेडिकल की तरफ से, यानी ये समझिए कि दवाओं के ऑर्डर्स हैं तो उनको इम्प्लीमेंट करना है, इनको पूरा करना। ठीक है। और क्या है? डिस्पेंस करना प्रिस्क्रिप्शन को, यानी कि लोग पर्ची लेके आ रहे हैं तो उसको प्रिस्क्रिप्शन को डिस्पेंसिंग करना, उसके अकॉर्डिंग दवा देना। और ड्रग्स ऑर्डर हैं कुछ तो उसको डिस्पेंस करना। ठीक है, ये हो गया एक। और क्या इसमें? पार्टिसिपेशन इन ड्रग एंड डिवाइस सिलेक्शन, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसमें क्या है कि वो ऐसी चीज़ों में, यानी जहाँ पे ड्रग या डिवाइसेस को सिलेक्ट किया जाए तो उसमें भी क्या करता है, वो हिस्सा लेता है। ठीक है। फार्मेसी प्रैक्टिस का ये भी मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में ये मशवरा किया जा रहा है, ये मतलब आपस में लोग तय करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे कौन सी दवाएं आएँ और कौन सी डिवाइसेस यूज़ की जाएं यहाँ पे, तो उसमें भी क्या करता है, ये पार्टिसिपेट करता है, हिस्सा लेता है। और क्या उसको ऐसी मीटिंग्स को ज्वाइन करता है, वो भी मतलब फार्मेसी प्रैक्टिस में आएगा। ऐसे ही ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, अगर लोगों के मतलब इंजेक्शन वगैरह लगा रहा है या दूसरे तरीके से ड्रग को एडमिनिस्टर कर रहा है बॉडी में, तो वो भी क्या है, एक तरीके का फार्मेसी प्रैक्टिस है। और क्या है? प्रोविजंस ऑफ पेशेंट काउंसलिंग एंड द प्रोविज़न ऑफ दोज एक्ट्स और सर्विसेज नेसेसरी फॉर पेशेंट। और इसमें क्या आता है कि प्रोविज़न ऑफ पेशेंट काउंसलिंग, यानी पेशेंट को क्या काउंसिल करना, यानी जो ड्रग से रिलेटेड जो ज़रूरी बात है उनको बताना, और वैसे भी उनको समझाना, उनको तसल्ली देना। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं पेशेंट की काउंसलिंग में, तो ये भी इसमें आता है। और क्या है? एंड प्रोविज़न ऑफ दोज एक्ट्स और सर्विसेज नेसेसरी फॉर पेशेंट, और वो सारे काम करना, वो सारे सर्विसेज को प्रोवाइड करना जो एक पेशेंट के लिए ज़रूरी हैं, जिसको एक पेशेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो वो सब किस में आ जाता है? वो आता है फार्मेसी एक्ट के अंदर। ठीक, वो किस में आ जाता है? फार्मेसी प्रैक्टिस में या प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी में। अब एक इसमें क्या टर्म है, एक डेफिनेशन है जो आप समझना है, कंपाउंडिंग। तो कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है? कंपाउंडिंग मीन्स द प्रिपरेशन, मिक्सिंग, पैकिंग और लेबलिंग ऑफ ड्रग्स
और डिवाइसेस। तो कंपाउंडिंग का मतलब क्या है कि दवा तैयार करना, ऐसे ही दवा को मिक्स करना, दो दवाओं को मिक्स करना, दवाओं को पैक करना, उनका लेबल करना। लेबल का करने का मतलब होता है कि देखते होंगे दवाओं के ऊपर पूरा उसका क्या क्या इंग्रेडिएंट है, इसके अंदर कितना, इसको मतलब उसके कितना mg की है दवा, ऐसे उसका स्टोरेज कंडीशन, तो जो दवा के बारे में पूरा उसके ऊपर लिखा रहता है वो लेबलिंग होती है। ऐसे ही डिवाइसेस के बारे में, डिवाइस को कोई लेबल करना, तो ये जो चीज़ें हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंपाउंडिंग में आता है जी। अब एक टर्म है क्या है, डिस्पेंसिंग। तो डिस्पेंसिंग का क्या मतलब है, अभी पीछे आप समझें एक बार और फिर समझिए। डिस्पेंसिंग का मतलब क्या होता है, डिस्पेंसिंग मीन्स डिलीवरी ऑफ ड्रग्स और डिवाइसेस टू पेशेंट और पेशेंट अटेंडेंट। डिस्पेंसिंग का मतलब क्या है कि इसका मतलब है डिलीवरी ऑफ ड्रग्स, यानी ड्रग का डिलीवरी करना यानी पहुंचा देना, या तो फिर डिवाइसेस यानी मेडिकल डिवाइसेस जैसे बहुत सारी आती हैं, डिवाइसेस में नेबुलाइजर हो गया, तो और भी जो इस टाइप की डिवाइसेस हैं, तो वो क्या है, उन्हीं का डिलीवर करना किसको, पेशेंट को, या पेशेंट का जो अटेंडेंट है या जो उसका एजेंट है उसको, तो वो डिस्पेंसिंग होता है। अकॉर्डिंग टू दी प्रिस्क्रिप्शन और विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से यानी कोई पर्ची वगैरह है उसके हिसाब से, या तो पर्ची नहीं है और वैसे ही बिना पर्ची के भी अगर वो क्या कर रहा है, ड्रग पहुंचा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रिस्क्रिप्शन हो जाएगा। और क्या, पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट काउंसलिंग का क्या मतलब है, अभी पीछे बताया हूँ। इट मीन्स दी ओरल गाइडेंस बाय फार्मासिस्ट टू द पेशेंट रिगार्डिंग ड्रग्स और डिवाइसेस। तो इसका क्या मतलब है कि जो फार्मासिस्ट होता है वो कुछ है, एक तो मतलब कागज़ पे लिख देते हैं 3 बार दवा लेनी है, तो वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा मुंह से ओरली वो क्या करता है, गाइडेंस प्रोवाइड करता है, कुछ समझाता है, इन्फॉर्मेशन देता है दवा के रिगार्डिंग्स, कैसे इसको यूज़ करना, कैसे लेना नहीं लेना, तो वो सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, पेशेंट काउंसलिंग में। ऐसे क्या, फार्मास्यूटिकल केयर। फार्मास्यूटिकल केयर एक टर्म है जिसको आपको समझना है। तो इसका क्या मतलब है, तो इट मीन्स टू प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल केयर का मतलब क्या है कि हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करना, यानी बीमारियों को ठीक करने के लिए सर्विस जो होती हैं वो प्रोवाइड करना, किसकी मदद से, हेल्प ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, यानी फार्मास्यूटिकल्स की मदद से, यानी वो चीज़ें जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में बनती हैं उसमें ड्रग्स भी आ जाएंगे और डिवाइसेस भी आ जाएंगे जो मेडिकल में यूज़ होने वाली होती हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है। अब एक डेफिनेशन है फार्मेसी प्रैक्टिशनर। आपने सुना होगा कि वो फार्मेसी प्रैक्टिशनर है, तो किसको कहेंगे, तो इट मीन्स ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट विच कैन बी क्लासिफाइड एज। तो फार्मेसी प्रैक्टिशनर का मतलब क्या होता है, एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो इन तरीकों के हो सकते हैं। कैसा हो सकता है, एक हो सकता है कम्युनिटी फार्मासिस्ट, यानी जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है वो इनके टाइप्स हैं, ये कौन कौन से टाइप्स हैं इनको क्लासिफाई किया जा सकता है। तो एक क्या है, कम्युनिटी फार्मासिस्ट। इसका क्या मतलब है, इट इज़ ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हु प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज इन कम्युनिटी विद द हेल्प ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी। तो कम्युनिटी फार्मासिस्ट वो होता है जो एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होता है और वो हेल्थ केयर सर्विसेज क्या है, कम्युनिटी में प्रोवाइड करता है। कम्युनिटी मतलब ये समझिए जहाँ पे लोग रह रहे हैं, ठीक है। एक होता है हॉस्पिटल में प्रोवाइड करता कोई, और एक होता है कम्युनिटी में, यानी जो अपना एक मेडिकल स्टोर चला रहा है वो क्या समझिए, कम्युनिटी फार्मासिस्ट है और वो कम्युनिटी फार्मेसी है। तो कम्युनिटी फार्मेसी के हेल्प से जो कम्युनिटी को क्या कर रहा है, हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहा है, हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, कम्युनिटी फार्मासिस्ट। एक दूसरा जो टाइप है फार्मासिस्ट का वो क्या है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। तो ये आप समझ रहे हैं कि जो हॉस्पिटल के अंदर हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो वो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हो जाएगा। और एक होता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट। एक क्या है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट। अब क्या होता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट, ये भी क्या होता है, एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होता है। इट इज़ ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट विच प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज थ्रू हिज क्लिनिकल फार्मेसी। वो एक जो था वो अपने मतलब अपने फार्मेसी के थ्रू कर रहा था, कम्युनिटी फार्मेसी के थ्रू यानी मेडिकल स्टोर के थ्रू। दूसरा जो हॉस्पिटल में कर रहा था, हॉस्पिटल के फार्मेसी के थ्रू। और ये जो हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है, हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ये करता है क्लिनिकल फार्मेसी के थ्रू, ठीक है। अब क्लिनिकल फार्मेसी क्या है, तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट प्रोवाइड्स हिज सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फिजिशियन एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। जैसे मेडिकल स्टोर होता है, समझिए मेडिकल स्टोर ही एक तरीके का क्लिनिकल फार्मेसी है, लेकिन पहले ये नहीं चलता था। पहले मेडिकल स्टोर पे ये था कि आप सिर्फ क्या है, दवा ही बेच सकते हैं, डिस्पेंस कर सकते हैं और आप दवा नहीं दे सकते हैं। लेकिन अभी जब कोरोना आया तो उसके बाद से बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होने लगी डॉक्टरों की और लोगों को ज़रूरत बहुत थी, तो इसलिए कहा कि अब जो डी फार्मा कर रहा है वो अपना एक छोटा सा क्लिनिक भी चला सकता है। यानी वहाँ लोगों को ला के, मतलब जैसे कि मान लीजिए किसी को
ग्लूकोज चढ़ाना है, जैसे बोतल चढ़ते हैं ना, तो इस टाइप से जो मतलब लोगों की हल्की फुल्की बीमारियां होती हैं, इंजेक्शन लगाना है, जिसमें सर्जरी वगैरह नहीं करनी रहती है, तो उनका इलाज वहाँ पे वो क्या है कर सकता है। तो उसको क्या बोला, क्लिनिकल फार्मेसी। ये पहले नहीं था, अब ये नया टर्म आया। मेडिकल स्टोर है, वहाँ पे क्या होता है, कोई लेटाने की जगह नहीं होती है, ऐसे ही बोतल वगैरह चढ़ाना है तो वो सब चढ़ाने की वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। लेकिन क्लिनिकल फार्मेसी जो होगा उसमें वो थोड़ा सा छोटा सा क्लिनिक टाइप का बनाएगा, जहाँ पे पर्दे का भी इंतजाम होगा, जहाँ पे लोगों को लिटा सके और इंजेक्शन लगाना है या कुछ और इस तरीके से ग्लूकोज वगैरह या जो बॉटल्स चढ़ते हैं वो चढ़ा सके। तो ये इसके अंदर फैसिलिटीज़ होती हैं। ठीक, अब एक प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, तो आप समझ गए कि वो पर्ची जो डॉक्टर देते हैं लिख के, वो प्रिस्क्रिप्शन होता है। इट मीन्स ए रिटन और इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन फ्रॉम ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर टू ए फार्मासिस्ट टू डिलीवर ड्रग्स। क्या मतलब है कि ये कह रहे हैं कि ये रिटर्न एक क्या होता है, डायरेक्शन होता है। रिटर्न या तो इलेक्ट्रॉनिक, जैसे एक तो हाथ से लिख के दे या फिर कंप्यूटर से मोबाइल से लिख के क्या सेंड कर रहा है, तो दोनों तरीके का क्या होता है, ये डायरेक्शंस होते हैं या इन्फॉर्मेशंस होते हैं। ये कौन देता है, एक रजिस्टर्ड मेडिकल क्या प्रैक्टिशनर, यानी समझ लीजिए एक फिजिशियन, एक डॉक्टर देता है। किसके लिए देता है इन्फॉर्मेशन, किसके लिए डायरेक्शन देता है, एक फार्मासिस्ट के लिए। और वो क्या करेगा, वो ड्रग को डिलीवर करेगा। जैसा कि आप समझते हैं, पर्ची लेके आया और फार्मासिस्ट को दिया, उस दवा क्या निकाल के देता है। अब चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 में आपको क्या पढ़ना है, चैप्टर नंबर 2 ये आपके सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 नहीं है, बल्कि ये जो फार्मेसी रेगुलेशन आप 2015 पढ़ रहे हैं उसका चैप्टर नंबर 2 है। ठीक, तो कोड ऑफ फार्मेसी एथिक्स। तो ये क्या है, चैप्टर नंबर 2 में आपको क्या पढ़ना है, कोड ऑफ फार्मेसी एथिक्स। फार्मेसी आप समझते हैं, एथिक्स का मतलब होता है आदमी के जो व्यवहार हैं, जो बिहेवियर है, जो कैरेक्टर है, वो क्या है, एथिक्स हो गया। और कोड का क्या मतलब है, तो कोड के मतलब होते हैं रूल या रेगुलेशंस। ठीक है, रूल या रेगुलेशन वो कानूनी भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते, कानूनी मतलब जैसे कि जो कानून बने हुए हैं वो भी हो सकते हैं कोड। जैसे कि आपने सुना होगा पेनल कोड, समझ में आ रहा है, पेनल कोड अभी कल ही पढ़ाया था। तो ये क्या होता है, कोड का मतलब समझ लीजिए कानून, रूल या रेगुलेशंस या उसूल। ठीक, अब यहाँ पे आप समझ जाएंगे कि फार्मेसी के एथिक्स उसूल क्या हैं, फार्मेसी के एथिक्स रूल क्या होते हैं। तो सबसे पहला इसमें जो आपको देखना है, जो डेफिनेशन है वो क्या है, डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन क्या है, यानी एक तरीके का ये फार्मेसी एथिक है, क्या है, डिक्लेरेशन। तो उसमें से क्या है, व्हेन ए पर्सन अप्लाई फॉर ए रजिस्ट्रेशन ही प्रोवाइडेड ए कॉपी ऑफ डिक्लेरेशन in which he declares with oath that I will follow all the rule and regulations। क्या मतलब इसका, ये कह रहे हैं कि जब कोई एक आदमी रजिस्ट्रेशन के लिए, मान लीजिए आप नए नए फार्मासिस्ट बने, अब रजिस्ट्रेशन के लिए जब जाते हैं तो जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसी के साथ आपको एक फॉर्म और दिया जाता है, जिसमें आप ये क्लियरिफाई करते हैं, जिसमें आप ये मतलब क्लियर करते हैं, डिक्लेयर करते हैं कि मैं ये कसम खाता हूँ कि जो भी रूल और रेगुलेशंस हैं मैं सब फॉलो करूँगा। उसी को क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन बोलते हैं। और ओथ का मतलब होता है कि कसम खाना, हलफ लेना। ठीक है, अब दूसरा इसमें क्या है, एक एथिक ये सब जो चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे ये क्या है, एक फार्मासिस्ट के ये अंदर ये सारी मतलब क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये सारे उसूल और रेगुलेशंस उसके ज़िंदगी में होने चाहिए। ठीक, दूसरा क्या है, डिस्प्लेइंग नेम ऑफ ऑनर एंड रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। क्या मतलब है इसका, कि मान लीजिए कह रहे हैं कि जो आप कोई फार्मेसी है तो उसके अंदर हो सकता है कि एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट खुद उसको चला रहा हो, या तो फिर ऐसा होता है कि कोई ऑनर और होता है, कोई मालिक और होता है, और कोई रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट वो अपने यहाँ रख लेता है। तो उसी के बारे में ये है कि जो रजिस्टर्ड जो कोई भी फार्मेसी है, तो अगर खुद का है तो उसका नाम वहाँ पर क्या होना चाहिए, जो फार्मासिस्ट है उसका नाम वहाँ पे, जैसे मान लीजिए हमारा ये मेडिकल स्टोर है तो यहाँ किसी दीवार पे या कहीं आमने सामने क्या है, मेरा नाम लिखा हुआ होना चाहिए, और मेरा सर्टिफिकेट भी क्या है, डिस्प्ले होना चाहिए, मतलब चिपकाया हुआ सामने से दिखना चाहिए। तो वही है, द नेम ऑफ ऑनर ऑफ फार्मेसी बिजनेस शैल बी डिस्प्लेड। तो जो फार्मेसी का ऑनर है उसका भी नाम वहाँ पर होना चाहिए। दूसरा क्या इसमें, नेम ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट along with his registration number and qualification along with his or her फोटोग्राफ। ऐसे कह रहे हैं कि जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, हर फार्मेसी के अंदर एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और उसकी क्वालिफिकेशन, यानी कितना वो पढ़ा लिखा है, यानी डी फार्मा किया, बी फार्मा किया, एम फार्मा किया, क्या है उसकी क्वालिफिकेशन, और उसका फ़ोटो, ये सारी चीज़ें क्या होना चाहिए, यानी डिस्प्ले होना चाहिए।
ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन जनरल। अब इसमें देखना है कैरेक्टर ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। इसमें मतलब ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है कि एक फार्मासिस्ट का क्या कैरेक्टर होना चाहिए, यानी लोगों के साथ उसका क्या बिहेव होना चाहिए। तो उसमें क्या है कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन, यानी जो फार्मेसी का काम है, इसका मेन काम पैसा कमाना नहीं है, बल्कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ह्यूमैनिटी को क्या सर्विसेज पहुंचाना, ह्यूमैनिटी को हेल्प करना। ह्यूमैनिटी मतलब इंसानियत को क्या है, हेल्प करना, इंसानियत को मदद करना। ये मेन क्या है, काम है, ऑब्जेक्टिव है, पर्पज़ है किसका, फार्मेसी प्रोफेशन का। फाइनेंशियल गेन शुड नॉट मेन टारगेट। ये कह रहे हैं कि जो फाइनेंशियल गेन है, यानी पैसा कमाना, पैसे का फ़ायदा, ये असल टारगेट नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरा क्या है, ए फार्मासिस्ट शुड केयर अबाउट द डिग्निटी एंड ऑनर ऑफ हिज प्रोफेशन। ये कह रहे हैं कि जो एक फार्मासिस्ट है उसको अपना जो प्रोफेशन है, उसकी जो डिग्निटी है, उस बड़ाई है, यानी एक ओहदा है, तो उसकी जो उसका क्या कहते हैं, जो उसका सम्मान है, उसका ख्याल रखना चाहिए इसको। ये नहीं कि कुछ ऐसे काम करे, कुछ घटिया काम करे जिससे उस ओहदे का क्या कुछ कमी आए, तो ऐसा कोई काम उसको नहीं करना चाहिए। और इसमें क्या है, इसके चैप्टर नंबर 2 में रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मासिस्ट टू रिन्यू हिज रजिस्ट्रेशन। इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, मान लीजिए आप नए हैं और रजिस्ट्रेशन कराया, तो यानी कि एक बार रजिस्ट्रेशन करा लिया तो ख़त्म नहीं, बल्कि ये कह रहे हैं कि ये फार्मासिस्ट की क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या है, अपने रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराए। यानी रजिस्ट्रेशन करा लिया, उसको रिन्यू कराना है। तो कैसे होता है, आफ्टर 1 ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड देन आफ्टर 5 ईयर्स। आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, फिर आपको 1 साल के बाद क्या करना रहता है, या 1 साल के अंदर ही फिर उसको रिन्यू कराना रहता है। उसके बाद फिर से आपको 5 साल के बाद, यानी 5 साल हो गए, फिर आपको क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन दोबारा से उसको रिन्यू कराना पड़ता है। तो वो क्या है, रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन। और क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो क्या है, डिस्पेंसिंग अगेंस्ट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली। क्या मतलब इसका, ये कह रहे हैं कि जो मतलब इसमें समझिए कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मासिस्ट टू डिस्पेंस ओनली दोज मेडिसिन विच आर प्रिस्क्राइब्ड एंड विल नॉट सब्सटीट्यूटेड द प्रिस्क्रिप्शन। इसका क्या मतलब है, तो एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को सिर्फ वही दवाई देनी चाहिए, सिर्फ वही दवा मतलब डिस्पेंस करना चाहिए जो प्रिस्क्रिप्शन के अंदर है, यानी कि उसके अलावा कोई दूसरी बदल के दे दे रहा है, नहीं ये इससे भी अच्छी है, ऐसा नहीं करना है। अब क्या है इसमें, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग टू स्टूडेंट फार्मासिस्ट। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग टू स्टूडेंट फार्मासिस्ट। अब ये कह रहे हैं कि इसका जो एक एथिक है, यानी कोड ऑफ फार्मेसी एथिक, ये जो इसकी एक जिम्मेदारी है, वो ये भी क्या है, इसकी एक जिम्मेदारी क्या है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग टू स्टूडेंट फार्मासिस्ट। ये कह रहे हैं कि जो फार्मासिस्ट नए नए अभी आ रहे हैं आपके पास सीखने के लिए, तो उनके रिगार्डिंग भी क्या है, आपकी जिम्मेदारी है कि उनको ट्रेनिंग करें। तो दी ऑनर ऑफ फार्मेसी शुड गेट दी अप्रूवल ऑफ PCI बिफोर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग टू दी स्टूडेंट। ये कह रहे हैं कि अगर स्टूडेंट आपके यहाँ ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आपको पहले PCI से उसका क्या है, अप्रूवल लेना चाहिए। ये आपका एथिक है, ठीक है। एंड ड्यूरिंग ही शुड हैंडल देम विद गुड मैनर। और ये कह रहे हैं कि अगर वो लोग आ गए और आपके यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो ट्रेनिंग के दौरान आपको क्या करना है, उनके साथ अच्छे से गुड मैनर के साथ बिहेव करना है, पेश आना उनके साथ। एंड शुड पे बेस्ट ऑफ हिज एफर्ट। और उनको ट्रेंड करने के लिए, उनको सिखाने के लिए अपना क्या है, बेस्ट एफर्ट क्या है, पे करना चाहिए। यानी अच्छे से उनको ट्रेंड करना चाहिए, अच्छे से सिखाना चाहिए। नहीं कि उनको 4 साल तक 3 साल तक कुछ सिखा ही नहीं रहे, सिर्फ वैसे ही काम उल्टे सीधे करवा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और क्या है फार्मेसी एथिक्स में, फार्मेसी इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्ट द फार्मासिस्ट। कह रहे हैं कि जो फार्मेसी इंस्पेक्टर्स होते हैं, यानी जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है, वो कुछ लोगों को तय करती है चेकअप वगैरह करने के लिए, कुछ गड़बड़ी नहीं हो रही है, तो वो इंस्पेक्टर अगर फार्मासिस्ट के दुकान पे उसके फार्मेसी को चेक करने के लिए आ रहे हैं, तो वहाँ पे इसका क्या रोल होना चाहिए। ये कह रहे हैं दी ऑनर और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट शुड अलाउ, यहाँ पे एंड लगा लीजिए, क्या, एंड cooperate with inspectors are appointed by state pharmacy council to inspect the premise where the drugs are compounded और dispensed। ये कह रहे हैं कि अगर इंस्पेक्टर्स जो लोग, जिसको फार्मेसी स्टेट फार्मेसी काउंसिल ने क्या है तय कर दिया, अपॉइंट कर दिया, अगर वो आते हैं आपके यहाँ चेकअप करने के लिए, तो उनको अलाउ करना चाहिए और उनके साथ में
कोऑपरेट करना चाहिए, यानी उनकी हेल्प करना चाहिए। हाँ भाई ये यहाँ पे देख लीजिए, आपको अगर देखना है तो कोऑपरेट भी करना चाहिए उन इंस्पेक्टर्स को, जहाँ अगर वो क्या है आपके प्रीमाइज को, प्रीमाइज का मतलब ये है कि जहाँ पे आपकी डिस्पेंसिंग यानी आपकी जो फार्मेसी है वो आपकी प्रीमाइज है। प्रीमाइज का मतलब वो जगह या दुकान जहाँ पे कोई काम किया जा रहा है। तो आपके प्रीमाइज को अगर वो आके चेक करना चाहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए, अलाउ करना चाहिए और उनको कोऑपरेट करना चाहिए। ठीक, और क्या है, मेंटेनिंग गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। आपके एथिक्स में एक चीज़ और है, वो क्या है, मेंटेनिंग गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, यानी गुड फार्मेसी प्रैक्टिस को मेंटेन करना चाहिए। अब गुड फार्मेसी प्रैक्टिस क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसमें क्या है, मेंबरशिप इन एसोसिएशन, यानी क्या मतलब है इसका, फॉर एडवांसमेंट ऑफ हिज प्रोफेशन ही शुड ज्वाइन विद एसोसिएशन एंड सोसाइटी ऑफ एलोपैथिक फार्मेसी प्रोफेशंस एंड शुड अटेंड देयर मीटिंग्स। ये कह रहे हैं कि इसको अपने प्रोफेशन में और एडवांसमेंट लाना चाहिए, यानी उसको और अच्छे से अच्छा करे, यानी अपना जो उसका प्रोफेशन है उसमें और तरक्की करे हो और आगे बढ़े और उन्नति करे। तो उसके लिए इसको क्या करना चाहिए, ही शुड ज्वाइन विद एसोसिएशंस। जो एसोसिएशंस होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, कुछ तंजीमें होती हैं जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो ऐसी एसोसिएशंस को, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को, ऐसी कमेटीज़ को क्या करना चाहिए, उसको ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, यानी जो फार्मेसी से रिलेटेड बनी हुई है बहुत सारी। ऐसे ही सोसाइटी ऑफ एलोपैथिक फार्मेसी प्रोफेशन, जैसे कि फार्मेसी प्रोफेशन से जो लोग जुड़े हुए हैं उनका जो कोई सोसाइटी है, कोई ग्रुप है, तो उससे भी इनको क्या करना चाहिए, जुड़ना चाहिए। एंड शुड अटेंड देयर मीटिंग्स, और उनके कोई मीटिंग्स हो रही है, कोई प्रोग्राम हो रहा है तो उसमें जाना चाहिए। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखेगा और उससे क्या करेगा, अपने फार्मेसी को और अच्छा करेगा। ठीक है, दूसरा क्या है, मेंटेनेंस ऑफ पेशेंट रिकॉर्ड। एक अगर ये अपने मतलब फार्मेसी को गुड फार्मेसी प्रैक्टिस बनाना चाहता है तो उसमें क्या करेगा, मेंटेनेंस ऑफ पेशेंट रिकॉर्ड। इसका क्या मतलब है, ही शुड मेंटेन द प्रिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड ऑफ फार्मासिस्ट फॉर 5 ईयर्स। ये कह रहे हैं कि जो दवा दे रहा है लोगों को पास, उनकी पर्चियाँ आई और दवा दिया तो कौन सी दवा उसने दी, कौन सी पर्ची आई, उसका रिकॉर्ड इसको कम से कम 5 साल तक रखना चाहिए, हर प्रिस्क्रिप्शन का, हर पर्ची का। और क्या है, हाईएस्ट क्वालिटी एश्योरेंस इन पेशेंट केयर। और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये कि जो भी पेशेंट उसके यहाँ पे आ रहे हैं, जिसको मतलब वो अपनी सर्विसेज दे रहा है, तो उनको क्या है, बेहतर से बेहतर क्वालिटी सर्विस देना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए। दी फार्मासिस्ट अवॉइड दोज पर्सनस, और फार्मासिस्ट को उन लोगों से अवॉइड करना चाहिए, बचना चाहिए, हुज मोरल कैरेक्टर एंड एजुकेशनल लेवल इज़ लो। इसका क्या मतलब है कि अगर आपके यहाँ पे, अगर आपकी फार्मेसी में लोग ऐसे हैं जो जिनका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, या फिर क्या उनका एजुकेशनल लेवल अच्छा नहीं है, पढ़े नहीं ढंग से, टाइम पास किया, कुछ आता जाता नहीं है, ऐसे लोगों को अगर अपनी फार्मेसी में रखेगा तो वो गुड फार्मेसी प्रैक्टिस नहीं कर सकता, इसलिए कि उनको कुछ आता नहीं है। तो वो लोग क्या करेंगे, उनको कुछ आ नहीं रहा तो गलत तरीके से काम करेंगे, उनका कैरेक्टर ख़राब है तो लोगों के साथ मिसबिहेव करेंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अगर आपके क्या है, फार्मेसी को गुड फार्मेसी प्रैक्टिस बनाना है तो उसके लिए आपको क्या है, अच्छी क्वालिटी के लोग अपने फार्मेसी में रखना चाहिए। एक्सपोजर ऑफ अनएथिकल कंडक्ट। अनएथिकल का मतलब होता है कि यानी जो एथिक्स, जो चीज़ें एथिकल नहीं हैं, यानी जो आदतें, जो चीज़ें जो ख़राब हैं, बुरी हैं, तो ऐसी चीज़ों को क्या करना चाहिए, एक्सपोज करना चाहिए। ही शुड एक्सपोज विदाउट फियर एंड फेवर द करप्ट, डिसऑनेस्ट एंड अनएथिकल थिंग्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ प्रोफेशन। क्या मतलब इसका, कि इसके यहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे हैं, मान लीजिए उसके फार्मेसी में वो लोग कुछ गलत किया उन्होंने, मान लीजिए उन्होंने क्या किया, पैसे करप्शन किया या किसी बेईमानी की या कुछ और गलत काम किया, अनएथिकल, किसी के साथ बदतमीज़ी की, जो कुछ भी हुआ, तो ऐसे जो उसके मेंबर्स उन्होंने गलत किया, तो अब ये कि अगर उन्होंने गलत किया तो उसको मानना चाहिए, एक्सपोज करना चाहिए, हाँ ये गलती की इन्होंने। ये नहीं कि फेवर कर रहा है कि नहीं यार ये मेरा ही आदमी मेंबर है, मेरा ही, जो इसने कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर गलती है तो गलती को मानना चाहिए, यही मतलब है इसका, एक्सपोजर ऑफ अनएथिकल। और क्या है, पेमेंट ऑफ प्रोफेशनल सर्विस, यानी जो पेमेंट वगैरह होता है तो उससे रिलेटेड बात है इसमें। तो क्या है, फार्मेसी से शुड अनाउंस हिज फीस बिफोर पेइंग सर्विसेज नॉट आफ्टर। ये कह रहे हैं जो फार्मासिस्ट है उसको अपनी जो सर्विस दे रहा है तो उसका जो चार्ज बन रहा है, जो फीस बन रहा है, वो पहले बता देना चाहिए कि इतना खर्चा पड़ेगा, इतना फीस है इसका, यानी इतनी पैसे लगेंगे। ये नहीं कि जब वो अपना काम करवा लिया, सब कुछ हो गया, तब बता रहा है कि इतने का है, तब उसको लग रहा है कि महंगा है तो वापस कर रहा है। तो ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। और क्या है, इस चैप्टर नंबर 2 में
एप्लीकेशन ऑफ अदर लॉज नॉट बेयर्ड, इसका क्या मतलब, ये कह रहे हैं कि जो लॉज वगैरह जो हैं और भी इसके अलावा जो इसमें बातें बता दी गई तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा और भी जो चीज़ें हैं उनको क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, उनसे क्या है आंखें अपनी नहीं मूंदना चाहिए। ठीक है, बेयर्ड का मतलब ये कि उनसे चुराना नहीं चाहिए अपने आप को, यानी कि बचें, उससे बचना नहीं चाहिए। द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट शेल ओबे द लॉज ऑफ कंट्री, ये कह रहे हैं कि जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है उसको क्या करना चाहिए, जो कंट्रीज़ के लॉज हैं, जो रेगुलेशन है उसको मानना चाहिए। एंड कन्विंस्ड अदर टू फॉलो देम आल्सो, और जो दूसरे लोग हैं उनको भी कन्विंस करना चाहिए, उनसे भी मतलब उनको भी मनवाना चाहिए कि ये जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, आप भी इसको क्या करिए, मानिए। चैप्टर नंबर 3 में क्या बताया गया है कि ड्यूटीज़ ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट टू देयर पेशेंट, यानी ये कि जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है उसके पास जो पेशेंट आ रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग उसके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए, उसकी क्या ड्यूटीज़, उसका काम क्या है, तो वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहला क्या है, ऑब्लिगेशंस टू सिक्स, यानी बीमारों के लिए इसका क्या फ़र्ज़ बनता है। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है समझिए जिम्मेदारी और फ़र्ज़, वो देखते हैं हम लोग। It is not necessary for pharmacist to provide his services to every person asking his services, but he should pay his best of effort for those who are under his care। क्या मतलब है, वर्ड्स सब आसान है एकदम, आप आराम से पढ़ेंगे समझ जाएंगे। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि जो एक फार्मासिस्ट है उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि जितने लोग उससे क्या हेल्प के लिए कह रहे हैं, यानी अपनी उसकी सर्विसेज मांग रहे हैं, वो सबकी क्या है सर्विसेज सबको प्रोवाइड करे, बल्कि इसके लिए ये ज़रूरी है कि जिसको ये सर्विसेज दे रहा है, जिसको ये सर्विसेज दे रहा है उसको अच्छे से अच्छी सर्विस दे। चाहे बहुत सारे लोग छूट जाएं, वो कहीं और जाके सर्विस ले लें, लेकिन ये जिसको सर्विस दे रहा है उसको क्या है बेस्ट क्वालिटी की सर्विस पहुंचनी चाहिए। दूसरा क्या है, ए फार्मासिस्ट शुड रिव्यू द पेशेंट रिकॉर्ड एंड ईच प्रिस्क्रिप्शन फॉर पर्पस ऑफ प्रोमोटिंग अप्रोप्रिएट थेरेपेटिक केयर बाय आइडेंटिफाइंग। दूसरी जिम्मेदारी इसकी क्या है कि इसके पास फार्मासिस्ट के पास जो भी पेशेंट आ रहा है तो उसका पुराना रिकॉर्ड क्या है वो भी देखना चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन इसके पास आ रहा है उसको अच्छे से क्या करे, रिव्यू करे, देखे। क्यों करे, फॉर पर्पस ऑफ प्रोमोटिंग अप्रोप्रिएट थेरेपेटिक केयर, ताकि वो क्या बेहतर से बेहतर इलाज कर सके, बेहतर से बेहतर क्या थेरेपेटिक केयर प्रोवाइड कर सके। अगर वो अप्रोप्रिएट थेरेपेटिक केयर प्रोवाइड करना चाहता है तो उसके लिए क्या है, कुछ जो प्रिस्क्रिप्शन आ रहे हैं उसमें कुछ चीज़ों को आइडेंटिफाई करना चाहिए, यानी कुछ चीज़ों को ख़ास तौर से उसको क्या है देखना चाहिए। तो वो क्या है कुछ चीज़ें, तो वो हैं सबसे पहले कि वो पर्ची जो भी उसके पास जो भी प्रिस्क्रिप्शन है तो उसमें ये देखे कि ओवर यूटिलाइजेशन और अंडर यूटिलाइजेशन, उसमें ये देखना इसको कि कोई दवा ऐसी तो नहीं है कि जो ज़्यादा है, मतलब ये कि होनी चाहिए वो दिन में एक बार लेकिन वो 2 बार मतलब यूज़ कराई जा रही है उसको, या तो कुछ ऐसा नहीं कि अंडर यूटिलाइजेशन है कि मतलब एक दवा है जिसको दिन में 100 mg लेना है लेकिन उसको 20-25 mg क्या है दी जा रही है। तो ये भी उसको क्या करना, आइडेंटिफाई करना है। और क्या करना, ड्रग डिसीज़ इंटरेक्शन, और ये देखना है कि जो दवाएँ हैं वो कहीं ऐसी तो नहीं है कि वो किसी डिसीज़ के साथ, किसी दूसरी बीमारी के साथ इंटरेक्शन कर रही हैं। समझ में आ रही बात, कुछ दवाएं मतलब खा रहा किसी और चीज़ के लिए लेकिन वो दूसरी बीमारियों के साथ क्या है इंटरेक्शन कर जा रही हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या है, ड्रग इंटरेक्शन। ड्रग इंटरेक्शन मतलब ये कि 2 दवाएं ऐसी हैं जो आपस में ही इंटरेक्शन कर जा रही हैं, टकरा जा रही हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को क्या करना, उसको आइडेंटिफाई करना उस पर्चे के अंदर जो प्रिस्क्रिप्शन है, ये सब उसमें दिक्कतें तो नहीं है। ऐसे ही इनकरेक्ट डोजेज और ड्यूरेशन ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, और जो डोज है वो इनकरेक्ट तो नहीं है। डोज आप जानते हैं, जैसे एक टेबलेट है तो एक डोज है, यानी कि 50 mg, 20 mg, 10 mg, ये क्या है एक डोज है। तो ये कह रहे हैं कि जो डोज उसको दिया जा रहा है, एक बार जो एक खुराक वो खा रहा है तो वो मतलब इनकरेक्ट तो नहीं है। मान लीजिए कि 15 साल का बच्चा है, उसको 100 mg खानी और उसको 200 mg की क्या है डोज दिया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें भी देखेगा। और फिर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का ड्यूरेशन, यानी ये कि सुबह में खाया तो अब कितनी देर के बाद वो खाएगा, तो इस पर भी क्या है उसको ध्यान देना चाहिए। तो ये इसका क्या है, इसका ऑब्लिगेशन है पेशेंट के रिगार्डिंग, यानी इसकी जिम्मेदारी है कि कोई भी पेशेंट को ये दवा दे रहा है, यानी प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग उसको दवा दे रहा है, तब भी उसमें प्रिस्क्रिप्शन पे ये सारी चीज़ों को क्या करना चाहिए, उसको ध्यान से देखना चाहिए। और क्या है इसकी जिम्मेदारी, मतलब इसका ऑब्लिगेशन क्या है
इसकी ड्यूटी क्या है? पेशेंस, डेलिकेसी एंड सिक्रेसी। पेशेंस मतलब होता है सब्र, और डेलिकेसी मतलब होता है कि आदमी के अंदर नरमी हो, आदमी के अंदर क्या हो? नरमी हो, यानी कि बहुत कड़क है और एकदम गुस्से में रहता है तो ये नहीं, बल्कि उसके अंदर नरमी होनी चाहिए, उसका मिजाज क्या हो? नरम होना चाहिए। और सिक्रेसी का मतलब ये है कि अगर वो पेशेंट के अंदर कुछ चीज़ें देख रहा है, कुछ डिफेक्ट पा रहा है, मान लीजिए कुछ गुप्त रोग पा रहा है, तो ये नहीं कि सबको बताता फिर रहा है, तो क्या उसको सीक्रेट रखना चाहिए। तो ये क्वालिटीज़ भी किसके अंदर होना चाहिए? एक फार्मासिस्ट के अंदर यही है। ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट शुड हैव पेशेंस एंड डेलिकेसी, यानी उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए, नरमी होना चाहिए इन हिज कैरेक्टर, उसके कैरेक्टर में। एंड डिफेक्ट ऑफ पेशेंट ऑब्जर्व ड्यूरिंग मेडिकल अटेंडेंस, और ये कह रहे हैं कि जो कोई पेशेंट है वो मेडिकल अटेंडेंस, यानी जो मेडिकल में है, वो मान लीजिए हॉस्पिटल में है या उसके क्लिनिक में आया है या उसके क्या कहते हैं उसकी फार्मेसी पे आया है, तो ये कह रहे हैं कि अगर उस दौरान इसको कोई डिफेक्ट दिखा पेशेंट का, तो उसको क्या करना, उसकी जिम्मेदारी है कि वो किसी से उसको रिवील ना करे, यानी किसी के सामने एक्सपोज ना करे, किसी को बताए नहीं, जब तक कि क्या है, अनलेस इट इज़ रिक्वायर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट ना कहे कि हाँ भाई मान लो ज़रूरत है, कोई कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रहा, कुछ ऐसी बात है, तो वहाँ पे अगर पूछा जा रहा है तो बता सकता है, वरना तो फिर क्या है, इसको सीक्रेट रखना चाहिए किसी की बात को, ठीक है। यानी कोई बीमारी है, कोई डिफेक्ट है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको सबको बताते नहीं फिरना चाहिए। और क्या है तीसरा, और क्या इसमें प्रोग्नोसिस, ये भी क्या है, इसकी जिम्मेदारी है किसकी? एक इसका ऑब्लिगेशन है, एक उसकी ड्यूटी है किसकी? रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की। क्या है? प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस क्या है? इसका मतलब इसमें आप समझ जाएंगे वैसे ही। प्रोग्नोसिस क्या है? इसका मतलब ये है कि जो किसी बीमार की जो कंडीशन, रियल कंडीशन है, वही उसको बताना चाहिए, या उसके रिलेटिव्स को, उसके फैमिली के मेंबर्स को वही बताना चाहिए, एग्जैगरेट नहीं करना चाहिए और मिनिमाइज नहीं करना चाहिए रियल कंडीशन को। मान लीजिए अगर किसी की जो बीमारी है, तो ये नहीं कहे कि यार ये तो बड़ी सीरियस, इतने सीरियस नहीं है, लेकिन कह रहा है कि बड़ी सीरियस बीमारी है, ये दवा खिलाओ नहीं तो ये मर जाएगा, ये हो जाएगा, तो उनको क्या कर रहा है? डरा दे रहा है, तो ये भी नहीं करना चाहिए। और ये कि बीमारी अगर सीरियस है तो ये नहीं कहे कि यार कुछ भी नहीं है, तो लोग लापरवाह हो जाएंगे। तो यही मतलब है कि किसी बीमारी को ना तो एग्जैगरेट करे, यानी बहुत ज़्यादा उसको ना बताए, जितना है उससे ज़्यादा नहीं बताना चाहिए, और जितना है उससे कम भी नहीं बताना चाहिए, जो एग्जैक्ट बीमारी की कंडीशन है वही बताना चाहिए। ये इसका मतलब है प्रोग्नोसिस का। और क्या है इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी क्या है? द पेशेंट मस्ट नॉट बी नेग्लेक्टेड, और ये इसका क्या मतलब है? ए फार्मासिस्ट इज़ फ्री टू चूज़ whom ही विल प्रोवाइड सर्विसेज। जैसा कि आपने पीछे भी पढ़ा कि ये फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी नहीं है कि जितने भी पेशेंट आ रहे हैं सबको क्या है वो अपनी सर्विस दे, तो यही इसका मतलब है कि उसको ये मतलब फार्मासिस्ट इस बात के लिए फ्री है कि किसको वो अपनी सर्विसेज देगा और किसको नहीं देगा। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन है तो फिर ये कि पहले ये इमरजेंसी कंडीशन को क्या करेगा? केयर करेगा, बाकी फिर वहाँ पे ये नहीं देखेगा कि मतलब मैं किसको दूँ और किसको ना दूँ, बल्कि ये कह रहे किसी को नेग्लेक्ट नहीं करेगा, ये नहीं कि उसका धर्म देख के या उसकी जाति देख के क्या कर रहा है, इसको छोड़ दे रहा है और दूसरे पेशेंट को देख रहा है। कह रहे हैं कि नहीं, अगर कोई इमरजेंसी है तो फिर वहाँ पे वो किसी को नेग्लेक्ट नहीं करेगा, सारे काम छोड़ के इमरजेंसी वाले को देखेगा पहले। अब चैप्टर 4 है, तो चैप्टर 4 में क्या बातें बताई गई हैं? तो ड्यूटीज़ ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, इसमें भी क्या रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की कुछ ड्यूटीज़ बताई गई हैं। क्या ड्यूटीज़ है, यानी क्या काम है इसका? तो इसमें क्या है इसका काम? एक है डिस्पेंसिंग और सप्लाइंग ऑफ ड्रग्स, डिस्पेंसिंग और सप्लाई ऑफ ड्रग्स। आप डिस्पेंसिंग समझ चुके हैं कि डिस्पेंसिंग क्या होता है, फिर भी एक बार इनका मतलब हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। द एक्चुअल डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग टू पेशेंट शुड ओनली बाई ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। ये कह रहे हैं कि जो असल में डिस्पेंसिंग है, यानी असल में जो डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग है वो सिर्फ एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के थ्रू ही होना चाहिए। समझ में आ रही बात? ये नहीं कि उसके यहाँ जो पे काम वाम करने वाले बच्चे हैं या जो भी लोग काम कर रहे हैं तो वो लोग ड्रग डिस्पेंस कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि सही नहीं है। असल में जो डिस्पेंसिंग है वो हम उसी को कहेंगे कि जो एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के थ्रू हो। ठीक, अब क्या है कि इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन अगर ये कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, मान लीजिए वहाँ पे 50 लोग आ रहे हैं और एक ही रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है तो सबको संभाल नहीं सकता, तो क्या होगा? देन दी वेरियस एक्टिविटीज़ बी परफॉर्म्ड, यहाँ पे शुड लगा लीजिए तो अच्छा रहेगा, शुड
शुड बी परफॉर्म्ड अंडर सुपरविजन ऑफ ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। कह रहे हैं कि अगर ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि फार्मासिस्ट ही सबको हैंडल करे, तो फिर कह रहे हैं कि जो भी एक्टिविटीज़ है, जो भी वहाँ पे काम किए जा रहे हैं, दूसरे लोग कर रहे हैं, तो वो क्या रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के सुपरविजन में यानी उसकी निगरानी में होनी चाहिए डिस्पेंसिंग का काम। दूसरा क्या है, इसकी जिम्मेदारी क्या है, टू प्रोमोट रेशनल यूज़ ऑफ ड्रग्स। इसकी जिम्मेदारी क्या है, रेशनल यूज़ ऑफ ड्रग्स को। रेशनल यूज़ का मतलब होता है अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ ड्रग्स, यानी अप्रोप्रिएट यानी मुनासिब और क्या कहते हैं सूटेबल ड्रग्स को यूज़ किया जाए, उसको बढ़ावा दिया जाए, ये भी इसकी क्या है एक जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी और क्या, पेशेंट काउंसलिंग। क्या जिम्मेदारी है इसकी, पेशेंट काउंसलिंग, यानी पेशेंट जो आ रहे हैं उनको उनसे बात करना, उनको समझाना, उनको कुछ सलाह देना, तो ये भी इसकी क्या है एक ड्यूटी है। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ ड्रग, यानी जब ड्रग को क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, डिस्पेंस कर रहा है, तो फार्मासिस्ट शुड प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ओरली। तो फार्मासिस्ट को क्या है, ओरली यानी मुंह से, एक तो मतलब उस पर्चे वर्चे पे लिख के बता देते हैं, जिसमें दवा रख रहे हैं उसके ऊपर लिख देते हैं कि ये दवा कितनी बार ली जाएगी, ये सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन ओरली भी क्या है, इसको उससे पेशेंट से बात करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए, और अगर वो घबराया हुआ है तो उसको तसल्ली देना चाहिए। तो ये काउंसलिंग करना भी इसकी क्या है, जिम्मेदारी है। अब उसको क्या चीज़ें बताएगा, अगर वो मतलब कोई आ रहा है, कोई पेशेंट है तो उसको काउंसिल करेगा, तो उसमें क्या क्या चीज़ें बताना चाहिए ख़ास तौर से, तो ये कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो ड्रग है उसको किस रूट से लेगा, मुंह से लेगा, या ये दवा कुछ ऐसी है कि नाक में डालेगा कि कान में डालेगा, कहाँ पे यूज़ करेगा, तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन बताएगा। ऐसे ड्यूरेशन ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी दवा कितनी बार ली जाएगी, दिन में या रात में, कब कितनी बार ये दवा ली जाएगी ये भी, और कितनी ले जाएगी, उसके डोज बताएगा कितनी ले जाएगी, 10 ml एक टेबलेट, कितना ये दवा यूज़ की जाए। ऐसे ही ड्रग को स्टोरेज, यानी ये दवा ले जा रहा है तो घर पे इसको कैसे रखेंगे, बच्चों के पहुंच से दूर रखिए, लाइट से बचा के रखिएगा, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी बताएगा उसमें। अब चैप्टर नंबर 5 है, इसमें क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट टू ईच अदर। इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए 2 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं या 5 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं एक मोहल्ले के अंदर, एक शहर के अंदर, तो उनकी आपस में क्या मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक दूसरे के रिगार्डिंग। तो इसमें क्या है, कंडक्ट इन काउंसलिंग, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कंडक्ट इन काउंसलिंग। इसका मतलब ये है कि एक दूसरे से अगर ज़रूरत पड़ रही है, कोई जूनियर है तो सीनियर से क्या करे, काउंसलिंग ले, यानी उससे जाके बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत के हिसाब से पूछे, उससे बात करे, ये कंडक्ट इन काउंसलिंग का मतलब, ठीक है। ए जूनियर फार्मासिस्ट शुड गेट सजेशन फ्रॉम ए सीनियर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। ये कह रहे हैं कि एक छोटा यानी अभी नया पढ़ के आया है, तो जूनियर फार्मासिस्ट है उसको क्या करना चाहिए, एक सीनियर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट से काउंसलिंग लेनी चाहिए, यानी उसके सलाह और मशवरे उससे लेने चाहिए। और क्या है, एंड शुड नॉट बी जेलस, डिसऑनेस्टी एंड डिसरिस्पेक्ट टू ईच अदर। और ये कह रहे हैं कि आपस में जेलस यानी कि हसद नहीं होना चाहिए। हसद का मतलब होता है कि एक दूसरे को देख के जले। मान लीजिएगा अभी नया रजिस्टर्ड एक फार्मासिस्ट आया है और देख रहा है उसकी तो दुकान बड़ी चल रही है, लोग उसके पास बहुत जा रहे हैं, वो तो बहुत पैसे कमा रहा है, तो जलन नहीं होना चाहिए एक को दूसरे से, ठीक। ऐसे ही क्या है, बेईमानी नहीं होनी चाहिए, और एक दूसरे का डिसरिस्पेक्ट यानी बेइज्जती नहीं करना चाहिए, बल्कि आपस में क्या एक दूसरे का सम्मान हो। दूसरा क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सटीट्यूट। अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सटीट्यूट, अपॉइंटमेंट आप जानते हैं, सब्सटीट्यूट का मतलब होता है एक की जगह पे दूसरे को रख देना। इसको इसकी जगह पे कर दें, इसको इसकी जगह पे कर दें, तो ये क्या है, सब्सटीट्यूट है। यानी एक की जगह पे दूसरे को रख देना, उसको बोलते हैं सब्सटीट्यूशन। जैसा कि आपने अडल्ट्रेशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, फार्माकोग्नोसी में मैंने पढ़ाया था, अगर मुझसे आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा सब्सटीट्यूशन। तो अब इसमें क्या होता है कि वेन एवर ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट रिक्वेस्ट अनदर टू अटेंड हिज पेशेंट ड्यूरिंग हिज टेम्परेरी एब्सेंस ही शुड एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट। इसमें क्या, इसका क्या मतलब है, मान लीजिए एक फार्मासिस्ट है और उसको कहीं पे कुछ ज़रूरत पड़ गई, कहीं जा रहा है इमरजेंसी में, वो अब मतलब अपनी फार्मेसी पे नहीं रह पाएगा, तो वो दूसरे फार्मासिस्ट से ये कहता है कि मेरे जो मेरे पेशेंट मेरे पास आते हैं, जो मेरे कस्टमर्स हैं, आप उनको थोड़ा सा हैंडल कर लीजिएगा। तो ये कहते हैं इसको अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सटीट्यूशन। तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई इस तरीके से रिक्वेस्ट करे तो उसके रिक्वेस्ट को क्या रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, उसकी बात को मान लेना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 6। तो इसमें क्या है, ड्यूटीज़ ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट टू पब्लिक एंड द प्रोफेशन। इतना इसको उलझा रखा है ना कि दिमाग खराब हो जाता है। जब आप पढ़ेंगे तो इतना दिमाग खराब होगा कि क्या है, मतलब साला एक ही बात को घुमा घुमा के इधर से उधर से पूछा है। वाकई अब क्या करेंगे, पढ़ना पड़ेगा।
ये तो अभी आप जब इसका रियल पढ़ेंगे ना, जो रियल में है ये, दिमाग आपका चकरा जाएगा। इतने मुश्किल वर्ड्स यूज़ किए हैं दूसरे, और इतना लेंदी इसको बनाया है कि आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, और किताब रख करके बंद करके रख देंगे कि क्या है, मतलब मुसीबत है ये मैंने बहुत मेहनत करके और इसको बहुत शॉर्ट करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और बहुत मतलब इजी वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, तब भी आपको लग रहा होगा ये क्या है, एक ही बात घुमा घुमा के आ रही है। खैर चलो आगे देखते हैं हम लोग। तो ड्यूटीज़ ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट टू पब्लिक एंड टू द प्रोफेशन। तो ये कह रहे हैं कि फार्मासिस्ट की क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या काम है पब्लिक में और उसके प्रोफेशन के रिगार्डिंग। तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एट सिटीज़न, ये कह रहे हैं कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है तो एक सिटीज़न होने के नाते, एक शहरी होने के नाते उसकी क्या जिम्मेदारी है। तो ही शुड, ये प्ले लिख लीजिए, यहाँ पे प्ले है, ही शुड क्या, ही शुड प्ले हिज रोल इन enforcing the laws of communities and should conduct the institution and programs that increase the humanity। क्या इसकी जिम्मेदारी है? तो कह रहे हैं कि इसको क्या है, he should play his role, उसको अपना रोल प्ले करना चाहिए, यानी उसको अपनी एक कारकर्दगी दिखानी चाहिए, अपना ये जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। क्या? इन इन्फोर्सिंग दी लॉज ऑफ कम्युनिटीज़, ये कह रहे हैं कि जो कम्युनिटीज़ की जो कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, तो उसको इन्फोर्स करवाना चाहिए, इसको लागू करने में इसको एक क्या है, अहम रोल अदा करना चाहिए। एंड शुड कंडक्ट द इंस्टीट्यूशन एंड प्रोग्राम्स, और ऐसे इंस्टीट्यूशन यानी ऐसी संस्था और ऐसे प्रोग्राम्स इसको कंडक्ट करना चाहिए, करवाना चाहिए, जिससे क्या हो, ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत बढ़े, लोगों में क्या हो, इंसानियत बढ़े, एक दूसरे से हमदर्दी बढ़े, एक दूसरे की मदद करने का जज्बा बढ़े। तो ऐसे क्या है, इसको प्रोग्राम्स और इंस्टीट्यूशन कंडक्ट करना चाहिए। पब्लिक एंड कम्युनिटी हेल्थ, अब इसकी एक जिम्मेदारी और क्या है, पब्लिक एंड कम्युनिटी हेल्थ इज ए ड्यूटी ऑफ फार्मासिस्ट टू प्रोमोट द पब्लिक हेल्थ एंड ट्राई टू प्रिवेंट डिसीज़। तो इसकी एक जिम्मेदारी ये भी क्या है कि जो पब्लिक लोग हैं, जो लोग हैं, उनके हेल्थ को क्या करे, प्रोमोट करे, और डिसीज़ को क्या करे, प्रिवेंट करे। ही शुड टीच देम अबाउट डिसीज़, तो कैसे करेगा, तो लोगों को बीमारियों के बारे में बताए कि ये बीमारियां कैसे फैलती हैं, इन बीमारियों के नुकसान बताए, अगर आपको ये बीमारी होती है तो आपको इस कंडीशन में क्या करना नहीं करना, ठीक, और ये बीमारियां कैसे एक को एक कैसे फैलती हैं, बीमारियों के फैलने के बारे में भी बताए, ताकि लोग उससे क्या हो सके, बच सकें। तो वही ट्रांसमिशन है, स्पेशली कम्युनिकेबल डिसीज़, और ख़ास तौर से उन बीमारियों के बारे में लोगों से चर्चा करें, उनको बताए जो कम्युनिकेबल हैं, यानी एक से दूसरे में फैलने वाली हैं। अब चैप्टर नंबर 7 है क्या, अनएथिकल एक्ट्स। अब आप तक ये पढ़ रहे थे कि मतलब क्या एथिक्स होने चाहिए, मॉरल्स होने चाहिए, क्या इसके बिहेवियर्स होने चाहिए, क्या इसके कैरेक्टर्स होना चाहिए, क्या इसके मैनर्स होना चाहिए, अब तक आप ये पढ़ रहे थे। अब आप ये जानेंगे कि अनएथिकल काम, अनएथिकल एक्ट्स क्या है, यानी वो चीज़ें जो अच्छी नहीं हैं, मतलब बेकार की हैं, जिससे बचना चाहिए, तो वो इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या, किन चीज़ों से, क्या चीज़ें अनएथिकल हैं, क्या बुरी आदतें हैं जिससे मतलब एक फार्मासिस्ट को बचना चाहिए। तो वो है, ए फार्मासिस्ट, वो क्या है, एडवर्टाइजिंग, क्या है, एडवर्टाइजिंग से बचना चाहिए। एडवर्टाइजिंग आप जानते हैं, प्रचार प्रसार करना। तो ये नहीं कि आप अपनी दुकान खोल ले, लोग नहीं आ रहे तो बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार कर रहे हैं, स्टिकर्स यहाँ लगा रहे हैं, वहाँ लगा रहे हैं, बैनर लगा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि इससे मतलब बचना चाहिए। हालांकि तो खूब होता है, कोई नहीं बचता इससे। ए फार्मासिस्ट शुड अवॉइड एडवर्टाइजिंग फॉर पर्पज़ ऑफ अट्रैक्शन ऑफ पेशेंट टू हिम। ये कह रहे हैं कि एक फार्मासिस्ट को अपने एडवर्टाइजिंग से बचना चाहिए, और वो एडवर्टाइजिंग इसलिए कर रहा हो ताकि पेशेंट को अपनी तरफ क्या है, अट्रैक्ट कर सके। तो ऐसे एडवर्टाइजिंग से बचना चाहिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। चाहे अब ये एडवर्टाइजमेंट क्या है, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली, या तो खुद कर रहा हो या किसी और लोगों को, 2-4 लोगों को लगा रखा हो। बहुत होता है ऐसा, क्यों कहेंगे अरे वो जो फार्मासिस्ट है ना, उसके यहाँ दवा बड़ी सस्ती मिलती है, बड़ी अच्छी दवा देता, बड़ा अच्छा आदमी है, 10 हर गाँव में एक बना रखा अपना। वो लोग क्या कर रहे हैं, इसकी पब्लिसिटी करवा रहे हैं। तो कह रहे हैं चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, ये इससे बचना चाहिए इसको। इन द सेम वे, और बिल्कुल इसी तरीके से, ही शुड अवॉइड प्रिंटिंग ऑफ सेल्फ फोटोग्राफ एंड एनी सच मटेरियल ऑफ पब्लिसिटी। ऐसे ही अपना फोटोग्राफ यानी अपना फ़ोटो लगवा रहा है जगह जगह पे अपनी पब्लिसिटी के लिए। तो और इस टाइप की जो भी पब्लिसिटी की जो चीज़ें हैं, उससे क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। ऐसे ही
रिबेट्स एंड कमीशन, रिबेट से और कमीशन से बचना चाहिए। रिबेट्स का मतलब होता है छूट देना, जिससे कहते हैं ना कि अरे बम्पर छूट है, ये प्रोडक्ट ले जाइए इस पे बम्पर छूट है, तो ऐसे प्रचार करवा रहा है कि यहाँ पे बहुत सारी छूट्स आ रही हैं, मतलब यहाँ पे बहुत सारा रिबेट्स है, बहुत सारे छूट हैं, तो इससे भी क्या उसको बचना चाहिए। और कमीशन तो आप अच्छे से जानते ही हैं कमीशन क्या होता है, तो कमीशन से भी क्या है उसको बचना चाहिए। ऐसे ही क्या है सीक्रेट रेमेडीज़ से भी उसको क्या है बचना चाहिए, ये अनएथिकल है। सीक्रेट रेमेडीज़ का मतलब यह है कि कोई ऐसी दवा है कि जो मैन्युफैक्चरर ने बना तो दी, लेकिन उस पर ये नहीं बताया, लेबल नहीं किया कि इस दवा के अंदर क्या क्या चीज़ें क्या हैं डाली गई हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर, तो ऐसी दवाओं से भी क्या है बचना चाहिए, ऐसी दवाओं को उसको नहीं बेचना चाहिए। वही क्या है सीक्रेट रेमेडीज़ है। और क्या है ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स का भी इसको क्या है ख्याल रखना चाहिए। ह्यूमन राइट्स, जो भी आदमी पैदा होता है उसके बहुत सारे राइट्स होते हैं, जैसे कि आज़ादी उसकी राइट्स है, उसकी प्राइवेसी क्या है उसकी राइट्स हैं, ठीक है। तो ऐसे कह रहे हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आदमी को इज्जत देना, हर आदमी की एक इज्जत है, एक उसका वक़ार है, हर आदमी क्या है एक उसका सम्मान है, एक इज्जत है उसकी, तो उसको भी क्या है उसका भी ख्याल रखना। ये सारी चीज़ें ह्यूमन राइट्स में आती हैं, और भी कई सारी चीज़ें हैं। तो फार्मासिस्ट शुड केयर द ह्यूमन राइट्स, तो फार्मासिस्ट को क्या है फार्मासिस्ट को ह्यूमन राइट्स का भी ख्याल रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। एंड शुड अवॉइड मेंटल एंड फिजिकल टॉर्चर, और क्या है इसको मेंटल और फिजिकल टॉर्चर से बचना चाहिए, यानी किसी को भी ये मेंटल और फिजिकल टॉर्चर न दे। मेंटल का मतलब ये कि ऐसी बातें कह रहा है कि दिमागी तौर पे आदमी परेशान हो जा रहा है, उसको ताना दे रहा है, तो ऐसी चीज़ों से भी बचना है। और फिजिकल टॉर्चर भी ये नहीं कि उल्टे सीधे इंजेक्शन ठोक दिया बहुत सारे उसके, तो और भी मतलब तरीके हो सकते हैं मारपीट जो भी है, तो इन सब चीज़ों से क्या है इसको बचना चाहिए। अगर ये ऐसा नहीं करता है तो फिर वो क्या होगा अनएथिकल हो जाएगा। अब ये चैप्टर नंबर 8 है, और इसके बाद एक चैप्टर और है इसमें। चैप्टर नंबर 8 में क्या है मिसकंडक्ट। तो मिसकंडक्ट क्या है, मिसकंडक्ट का मतलब भी वही समझ लीजिए जो अभी आपने पीछे पढ़ा, यानी कि गलत व्यवहार, गलत मैनर, अनएक्सेप्टेबल और इनप्रॉपर, अनएक्सेप्टेबल और इम्प्रॉपर बिहेवियर, यानी ऐसे काम ऐसी चीज़ें जो कि एक्सेप्टेबल ना हो, अच्छी ना हो, तो मिसकंडक्ट हैं, तो उनसे भी क्या है इसको बचना चाहिए। तो वो क्या है वॉयलेशन ऑफ रेगुलेशन ऑफ फार्मेसी एक्ट। ये कह रहे हैं कि जो रेगुलेशन ऑफ फार्मेसी एक्ट है, यानी फार्मेसी एक्ट जो है उससे उसका क्या वॉयलेशन ना करता हो, यानी उसके अगेंस्ट ना जाता हो, ये भी क्या है इसकी, अगर उसके अगेंस्ट जाता है तो कहेंगे कि ये मिसकंडक्ट कर रहा है। दूसरा क्या है सब्स्टिट्यूशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन विदाउट अप्रूवल ऑफ प्रिस्क्राइबर। सब्स्टिट्यूशन आप समझ चुके हैं, ये कह रहे हैं कोई प्रिस्क्रिप्शन है तो उसमें जो दवा लिखी हुई है वही उसको क्या है डिस्पेंस करना है, ये नहीं कि अपनी मर्ज़ी से कह रहा है कि ये दवा अच्छी है तो एक जो उसमें लिखा हुआ था उसको हटा के दूसरी दवा वहाँ पे डाल कर, ये नहीं करना है। अगर इसको करना है तो जब तक प्रिस्क्राइबर अप्रूवल ना करे, यानी ये कि पेशेंट को भेजे के जाए आप डॉक्टर से जिससे भी प्रिस्क्राइब करवा के लाए हैं आप ये पर्ची, उसको जाके बताइए कि मतलब वो फार्मासिस्ट हैं वो ऐसा ऐसा कह रहे हैं, अगर वो वहाँ से इजाज़त दे, अप्रूवल दे, मंजूरी दे, तब क्या है उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यानी उसको बदल सकते हैं। तीसरा क्या है गिविंग हिज सर्टिफिकेट टू यूज ए फार्मेसी ऑनर विदाउट अटेंडिंग दी फार्मेसी। और क्या है क्या कह रहे हैं किसी फार्मेसी ओनर को, यानी कोई फार्मेसी चला रहा है वो खुद तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं है, बहुत सारे लोग दूसरों का सर्टिफिकेट लेके यूज़ करते हैं, तो ये कह रहे हैं कि जिसको उसने दिया है अपना यूज़ करने के लिए तो या तो उस फार्मेसी में इसको क्या है रहना भी चाहिए, नहीं कि वहाँ पे रह नहीं रहा है और वो खाली अपना सर्टिफिकेट दे रखा है, तो एक चीज़ ये भी हो गया। ऐसे ही गिविंग द सर्टिफिकेट टू यूज़ टू मोर देन वन फार्मेसी, और कह रहे हैं कि एक फार्मेसी से ज़्यादा दूसरे को, यानी एक ही ये सर्टिफिकेट और दो दो लोगों को दे रखा है कि तुम मेरा यूज़ करो तुम भी यूज़ करो, तो ये भी क्या है नहीं करना चाहिए। ऐसे ही नॉट डिस्प्लेइंग द सर्टिफिकेट इन द फार्मेसी, अभी आपने पढ़ा के उसको अपना जो सर्टिफिकेट है उसको अपने फार्मेसी में डिस्प्ले करना चाहिए, वहाँ पर रखना चाहिए, तो वो भी नहीं कर रहा, तो ये भी उसमें क्या आ जाएगा मिसकंडक्ट में आएगा। ऐसे ही नॉट अलाउंग द इंस्पेक्टर फॉलोइंग इंस्पेक्शन द फार्मेसी, ऐसे ही जो इंस्पेक्टर आ रहा है जो चेक करने के लिए आ रहे हैं तो वो क्या कर रहा है अपने फार्मेसी को चेक नहीं करने दे रहा है, तो ये भी मिसकंडक्ट है। ऐसे ही डिस्क्लोजिंग यानी एक्सपोजिंग द सीक्रेट ऑफ पेशेंट
ऐसे ही मान लीजिए कोई पेशेंट का सीक्रेट इसको मालूम है, कुछ उसके मतलब कुछ अंदर की बात है इसको पता चल गई, कुछ उसकी खराबियां पता चल गई मतलब उसके फिजिकल, तो अब ये नहीं कि दूसरों को बताता फिरे, तो इससे भी बचना, ये भी मिसकंडक्ट है। ऐसे ही यूजिंग एजेंट फॉर सीकिंग पेशेंट, ऐसे ही बहुत सारे एजेंट्स लगा रखे इधर उधर कि जाओ तुम पेशेंट को खींच के लाओ मेरे पास, तो कह रहे हैं कि इससे भी इसको क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। और क्या है, वर्किंग इन फार्मेसी टू वर्क इन अनदर प्लेस लाइक इंडस्ट्री कॉलेज एक्सेट्रा इज अंडरस्टूड एज ए मिसकंडक्ट। ऐसे कह रहे हैं कि अगर एक फार्मेसी में ये काम कर रहा है तो ये नहीं कि साथ में कहीं और भी कॉलेज पकड़ रखा है वहाँ पढ़ाने भी जा रहा है, कोई हॉस्पिटल पकड़ रखा है रात में वहाँ कर रहा है, कह रहे हैं कि नहीं, अगर एक फार्मेसी चला रहा है तो इसकी जिम्मेदारी है कि उसी को अच्छे से संभाले, ये नहीं कि 5-10 जगह इधर उधर काम करे, ठीक। अब चैप्टर नंबर 9 है, इसमें क्या है, पनिशमेंट एंड डिसिप्लिनरी एक्शन, पनिशमेंट एंड डिसिप्लिनरी एक्शंस। पनिशमेंट आप जानते ही हैं, डिसिप्लिनरी एक्शन का मतलब ये है कि वो चीज़ें, वो काम जो किसी आदमी को डिसिप्लिन्ड कर दें, यानी ये समझ लिए कि उसको सुधारने वाले एक्शन, सुधारने वाले काम, उसको हम तो लोग बोलते हैं डिसिप्लिनरी एक्शन, ठीक है। तो एनी कंप्लेंट रिगार्डिंग प्रोफेशन कैन बी सबमिट बिफोर PCI और स्टेट फार्मेसी काउंसिल। क्यों कह रहे हैं कि अगर किसी को भी कोई कंप्लेंट करना है फार्मेसी से रिगार्डिंग या प्रोफेशन से रिगार्डिंग कोई भी कंप्लेन है तो वो PCI को देगा या स्टेट फार्मेसी काउंसिल के पास लाके अपनी जो भी शिकायत है वहाँ पे देगा। और क्या है इसमें, इन द केस ऑफ रिमूवल फ्रॉम रजिस्टर्ड, अगर किसी का नाम रजिस्टर्ड से रिमूव कर दिया गया है फॉर अ लिमिटेड टाइम, एक छोटे समय के लिए, may also be restored by the स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो कह रहे हैं कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल के पास जाके उसको क्या करा सकता है, रीस्टोर करा सकता है। अगर मतलब लिमिटेड टाइम के लिए, मान लीजिए 1 महीने के लिए है तो 1 महीना खत्म होने के बाद जाके वहाँ से फिर रीस्टोर करा लेगा, यानी फिर से उसको अप्रूवल दे दिया जाएगा। ऐसे ही एनी डिसीजन ऑन कंप्लेंट अगेंस्ट अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट शुड बी टेकन विद इन 6 मंथ। ये कह रहे हैं कि अगर किसी के अगेंस्ट कोई कंप्लेन है तो ये नहीं कि अगर 1 महीने तक कोई एक्शन नहीं लिया गया तो समझ रहा है कि अब तो मैं आज़ाद हो गया। कह रहे हैं कि 6 महीने के अंदर उस पर कभी भी एक्शन और डिसीजन लिया जा सकता है। ऐसे ही क्या है इसमें, ड्यूरिंग दी पेंडेंसी ऑफ डिसीजन दी स्टेट फार्मेसी काउंसिल में स्टॉप, ये डिसीजन पेंडिंग में है, अभी कोई डिसीजन नहीं आया है, तो उस दौरान में क्या है, जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को, यानी ये कि किसी के अगेंस्ट अगर कंप्लेन है और अभी उसका कोई डिसीजन नहीं आया है कि इसको रिमूव करना है कि नहीं करना, क्या करना है, तो इस दौरान अभी इस टाइम में क्या जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है वो उस फार्मासिस्ट को क्या काम करने से रोक सकती है, उसके पास ये अथॉरिटी है। तो ये हमारा जो फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन था, जो फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 था, ये कंप्लीट हो गया है। ये हमारी कोशिश कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे क्या है फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।